तो सबसे पहले चीज़ तो हमने ये डिसाइड की थी जैनिश और मैंने, और फिर जब हम लोग ने इनिशियल टीम बनाई थी कि हाँ, तो देखिए इसमें भी थोड़ी जर्नी की बात है, क्योंकि ट्रस्ट तो आपने जैसे दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ अच्छी नौकरी पाना नहीं है, बल्कि उससे पहले ये समझना है कि कौन सा कोर्स पढ़े जो उनके ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में मदद करे, और इसके अलावा उसका कोर्स पढ़ने के लिए फिनेंस कैसा करे। राइट, इफ पेरेंट्स आर वेल ऑफ वो तो अलग बात है, अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड से है, उनको अच्छा एडमिशन मिला है, फिर उनको प्रॉपर फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं है तो क्या करते हो। राइट, सो टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू एक अच्छा सा टॉपिक, एक फैसिनेटिंग टॉपिक, और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ था जो भी ज्ञानधन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे सोसाइटी में। और मैं पहला अपना मेहमान अंकित मेहरा जी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। वैश्विक सपनों को साकार करने से लेकर भारत की सबसे बड़ी चैलेंजेस में एक ये है कि एजुकेशन फाइनेंसिंग। तो एजुकेशन फाइनेंसिंग को हल करने तक आज के अतिथि, आज का गेस्ट एक विजनरी लीडर है, जिन्होंने स्टूडेंट्स के हायर स्टडीज के लिए धन जुटाने के तरीकों को बदल दिया है। और उन ज्ञान धन कंपनी का सीईओ है और को फाउंडर है अंकित मेहरा को हम स्वागत करेंगे आज के एपिसोड में। और ज्ञानधन भारत का पहला शिक्षा वित्त पोषण बाजार यानी एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस है, जिसने 7,000 करोड़ से अधिक से छात्र ऋण उपलब्ध कराए हैं। ओवर 7,000 crores ऑफ एजुकेशन लोन्स वाज मेड पॉसिबल। और उन्होंने 15 से अधिक टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भागीदारी की है, यानी पार्टनरशिप की है, और सभी के लिए एक शिक्षा मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन सुलभ बना रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित जी, जो काम आप कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना है, मगर वन शो स्टॉपर, वन मेजर रोड ब्लॉक, एक बड़ा रोड ब्लॉक है कि मनी। राइट, एंड आई थिंक यू गाइज आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और पहला मैं आपको टीजीवी हिंदी में वेलकम करना चाहता हूँ। सो हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। और अंकित जी, आप कैसे हो आज? हाउ आर यू डूइंग टुडे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे आपने पॉडकास्ट में आने की अपॉर्चुनिटी दी है। बहुत खुश हैं। आई थिंक आपने जो 7,000 करोड़ का नंबर बोला था, वो अब हम लोग बढ़ के 8,000 करोड़ टच कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि अभी मेन सीजन है, बच्चे जो बाहर पढ़ना जाना चाह रहे हैं, तो उसलिए हमारी क्या कहते हैं कोशिशें जारी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से लोन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ। एक्सलेंट। वो 8,000 और क्या बोलते हैं, इन द नियर फ्यूचर 80,000 भी होने का चांसेस है। आई थिंक आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू मेक इट। और दोस्तों, भविष्य के लिए धन, ज्ञानधन कैसे भारत में शिक्षा ऋणों में बदलाव ला रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हमारे टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम अपनी मेहमान अंकित मेहरा जी के दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो अंकित जी, हम मेन क्वेश्चंस, मेन इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले मैं आपका दिमाग में कुछ गुदगुदी करूंगा। लाइक आई वांट टू टिकल योर ब्रेन। मैं कुछ यादगार शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आते हैं आप उसे साझा करना चाहिए। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ओके ओके, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। बच्चे। वाह। सपना। इक्वालिटी। जिज्ञासा। बेसिस ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से। अच्छा। धन। नीडेड। जिंदगी। एक्सपीरियंस। आविष्कार। प्रगति। मौसम। और नेतृत्व। मेरे लिए नेतृत्व हमेशा स्पोर्ट्स ही आता है सबसे पहले, क्योंकि मैंने जितना भी कुछ सीखा है वो मैंने अपनी स्पोर्ट्स टीम में ही सीखा है। वाह, हम उसके बारे में बात करेंगे। और किताब। किताब में मैं मतलब मेरे लिए सब किताब में एनिमल फार्म सबसे पहले आएगी दिमाग में। सफलता। सफलता में मैं एक
राल्फ वाल्डो एमरसन करके एक कवि हैं, उनकी पोयम है सफलता। वो मैंने अपने कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाई थी। आई थिंक मेरे अच्छा। लिए वो सबसे बड़ा मापदंड है सफलता का, क्योंकि सफलता का मतलब हर लोगों के लिए अलग होता है। हम्म, उस कविता में काफी अच्छे से मेजर्ड है कि मतलब आप किसी और की इंस्टा वीडियो या किसी और की फेसबुक फीड के हिसाब से अपनी सफलता का मापदंड मत करिए। आपकी सफलता क्या है वो आप पहले निर्धारित कर लीजिए। और एक लिंक्डइन का प्रोफाइल वो भी बहुत मिसलीडिंग है आजकल, और बहुत लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, ओके दैट गाय हैज ऑलरेडी बीन प्रमोटेड टू वाइस प्रेसिडेंट में, तो अभी सीनियर मैनेजर में यहाँ तक गया हूँ। Exactly. गुड, अच्छा लगा। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। हम कभी ना कभी मिलेंगे। मेरा यकीन भी वही है। आई थिंक आई एम श्योर एलियंस तो है। तो अंकित जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रैपिड फायर राउंड दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के अंत में है। जब तक स्टे ट्यून, और हम आगे बढ़ते हैं मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस में। अंकित जी, हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है द गाइडिंग वॉइस, इसलिए हम हर एक गेस्ट को ये पूछना चाहते हैं कि हु इज योर गाइडिंग वॉइस? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? सो ऐसे मेरा मतलब मार्गदर्शक तो बहुत लोग होते हैं, पर आई थिंक अगर मैं लीडर्स, हिस्टोरिकल लीडर्स की बात करूं, तो उसमें आई थिंक मैंने बचपन में, हमारी एक किताब होती थी जब हम ओलंपियाड वगैरह के लिए पढ़ते थे, तो एक किताब होती थी चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। उसमें जमशेदजी टाटा का एक कोट था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मतलब मैं अगर पैराफ्रेज करूं तो उन्होंने ये कहना चाहा था कि मतलब बहुत लोग करते हैं ये धन किसी को दे देंगे, मतलब आर्म्स दे देंगे, फिलैंथ्रोपी कर लेंगे, ये है वो है, लोगों का अलग अलग मापदंड होता है कि क्या करना है। उन्होंने कहा था कि सबसे बेस्ट काम जो आप कर सकते हैं वो है कि जो देश के सबसे होनहार लोग हैं, जो मेधावी लोग हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए और उन लोग को आगे बढ़ाइए। देश के लिए उससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता है। आई थिंक वो कोट जो उनका था, मैंने अपने 8वीं या 9वीं में पढ़ा था उस बुक में, और वो मेरे साथ बहुत काइंड ऑफ स्टिक किया है थ्रू आउट। तो कभी आज की डेट में भी जब कभी मुझे कोई कहता है कि आप इम्पैक्ट वर्ल्ड में है कि नहीं है, उनका एक और कोट है जिसका मतलब है कि हर बिजनेस का काम ही यही है कि सोशल गुड करना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस सेपरेट होता है, सोशल गुड सेपरेट होता है। तो मुझे ये सब शब्द जब लोग कभी कभी कहते हैं कि इम्पैक्ट है कि नहीं है, मुझे समझ नहीं लगता है कि क्या है। अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए को बेटर कर रहे हैं तो आप नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, आप सोसाइटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक अमंग द बिग लीडर्स एंड स्टफ, हिस्टोरिकल फिगर्स की बात करूं तो आई थिंक उस मामले में आई थिंक जमशेद जी के ये जो दो कोट्स थे, वो मेरे मतलब कहीं ना कहीं जहन में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वाओ, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत प्रेरणादायक। और अंकित जी, आपके इस सफर में सबसे ऐसे ऊपर से कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके, मतलब आपका सक्सेस मंत्र टॉप 3? सो इसको भी मैं मतलब आपके गाइडिंग वॉइस के से ही लिंक करूंगा एक तरह से, क्योंकि सक्सेस मंत्रा तो एक होता है, उससे पहले होता है कि आपको मंत्र सिखाया किसने है। तो मेरे हिसाब से मुझे मंत्र सिखाए बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, पर आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे सेंट जोसेफ स्कूल जहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई की थी भागलपुर में, तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल थे और हमारे बाकी सब सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे। आई थिंक उन्होंने जितनी चीज़ें सिखाई मुझे ज़िंदगी में, आई थिंक मैं जहाँ पे हूँ उसका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आई थिंक तो जिज्ञासा, आपने बोला था एक सवाल जो मैंने कहा था जिंदगी, तो आई थिंक वो जिज्ञासा के बारे में करना या जिज्ञासु होना, वो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था। और इसलिए आई थिंक एक मूल मंत्र फिर आप कह लीजिए तो जिज्ञासा रहेगी, जो मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाई। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को एक तरह से कर्मठ होने का सिखाया। जितना भी मैं पता नहीं मैं कर्मठ हूँ कि नहीं, बट जितना भी हूँ, जितने हद तक हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी का रहेगा। और मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओपन डिस्कशन, क्योंकि उन्होंने कभी भी मतलब उनके भी व्यू पॉइंट्स हैं और उनके और मेरे विचारों में बहुत फर्क है।
अच्छा। पल बढ़ते हुए उन्होंने काफी बार मुझे अपने विचार प्रकट करने दिए। अच्छा अच्छा। राइट, तो आई थिंक ये 3 चीजें होंगी कि एक जिज्ञासा, एक कर्मठ होना, और फिर उसके बाद आप किसी भी चीज को रफा दफा नहीं कर दीजिए। आप हर चीज को सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है, किसी रीजन के कारण, बट आप आंख बंद करके एक ढर्रे में मत चलते रहिए। एक्सलेंट, बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत कंपोज भी दिख रहे हैं मुझे। वेरी नाइस, मुझे अच्छा लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। और आगे बढ़ते हैं। अंकित जी, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी कौन सी मिली है आपको? सबसे मुश्किल सी सीख पता नहीं, मुश्किल का तो मैं कहूंगा पता नहीं, वो तो सुनने वाले पर निर्भर करेगा, बट मेरे हिसाब से आप अगर कुछ कर रहे हैं तो काफी लोग होंगे जो आपको नीचा लाना चाहेंगे। हाँ। और आपके किसी भी काम में आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, तो आप चलते रहिए, आप करते रहिए। अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा कि आपको सबकी सुननी चाहिए, पर अब आप हर चीज का सुन के और उस पर ज्यादा मनन चिंतन करते रहेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो सुनिए, पर सीमित हद तक, और वो भी डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या सुनना है पहले और किस चीज पे मनन चिंतन करना है। आई थिंक ये ही एक सीख है जो मतलब अभी तक पूरी अच्छी तरह से हुई नहीं है, पर अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। राइट। और ज्ञान धन के बारे में बात करेंगे। ज्ञान धन ने एजुकेशन फाइनेंसिंग में एक नई रिवोल्यूशन लाई है, और आप हमें शुरुआत के बारे में बताइए। हाउ वाज द बिगिनिंग, लाइक ये आइडिया कैसे आया, और आपको इंडिया का पहला एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? सो ये थोड़े जिसको कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, निजी एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं कैपिटल वन में यूएस में काम कर रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से की, उसके बाद मैं कैपिटल वन में प्लेस हुआ था, बैंक था यूएस का, वहां पे मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद 2013 में मुझे लगा कि मुझे अब वापस इंडिया जाना चाहिए, और मेरा मन था कि स्पोर्ट्स में मैं कुछ करूँगा। अच्छा। बट उससे पहले मैंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, यूरोप चलते हैं, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में और जानेंगे, उसके बाद इंडिया आएंगे। तो जब मैंने एडमिशन लिया IESE बिजनेस स्कूल बार्सिलोना में, तो मेरे और जो भी कलीग्स थे उनको मैंने देखा कि उन्हें लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। अब बात यह है कि IESE एक टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिस्ट में आता है, और उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया और अब आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण आपको शायद छोड़ना पड़े। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, और क्योंकि मैंने 6 साल बैंकिंग में काम किया था तो और हमने बहुत कुछ सीखा था कैपिटल वन में, तो लग रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ी, मतलब जैसा मैंने कहा, मेरा मन था स्पोर्ट्स करने का, बट मतलब वो एक्सपीरियंस था, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कीड़ा बैठ गया था। और फिर जैसे कोई क्लास में डिस्कशन हो रही है, इकोनॉमिक्स की डिस्कशन हो रही है MBA क्लास में, और वहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, तो एक दिन बस मतलब दिमाग में आया कि मतलब इस डिस्कशन से क्या फायदा है, या तो कुछ कर लेते हैं, अगर नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमने क्या गलती की है, कोई और हमारी गलतियों पे काम करके बेहतर कर लेगा। पर यहाँ पे बैठ के ज्ञान देने से अच्छा तो बात यही है कि कुछ काम कर लें। मतलब अगेन जो मैंने आपको टीचर्स का बोला कि 8वीं 9वीं में हम लोग के एक दो ऐसे होते थे, उसमें वही लिखा होता था कि वो आर्म चेयर एक्सपर्ट्स तो बहुत होते हैं, पर काम करके प्रूव करना कि आप फेल हैं या सक्सेस हैं, वो करने में ज्यादा मजा है। तो आई थिंक यही मेरा सबसे बड़ा, मैं आपको कहूँ तो वो इकोनॉमिक्स क्लास में बैठ के उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि अरे कर लेते हैं, नहीं होगा तो एटलीस्ट बाकी लोगों को पता होगा क्या नहीं करना है। हाँ। और प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक तो है। तो मेरा तो निजी एक्सपीरियंस यही था। और जब मैंने डिसाइड किया स्टार्ट करने का, तब मैंने जैनेश को कॉल किया था। तो जैनेश मेरे साथ यूएस में ही कैपिटल वन में ही काम करते थे। जैनेश का मेरे को पता था कि जैनेश भी IIT के ही प्रोडक्ट हैं, वो IIT दिल्ली में से ग्रेजुएट किए थे। बट IIT जाने से पहले जैनेश जो कोचिंग के लिए थे, तो जैनेश को सुपर 30 से कोचिंग मिली थी। ओह वाओ। तो जैनेश के दिमाग में वही था कि ऑब्वियसली वो जैनेश काफी मेधावी छात्र थे, इसलिए सुपर 30 में हुआ, पर
बात वही थी कि उनको पता था कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली सुपर 30 के लिए, बट वैसे ही बहुत और छात्र रहे होंगे जो उतने ही मेधावी रहे होंगे जिन्हें सही। सुपर 30 का एक्सपीरियंस नहीं मिला, हम्म और उस कारण से उन्हें आईआईटी में जाने का भी चांस नहीं मिला होगा। तो जैनेश के दिमाग में ये था कि ऐसा कुछ करना है कभी ना कभी। तो जब मैंने डिसाइड किया ये स्टार्ट करने का, तो मैंने जैनेश को कॉल करके कहा, मैंने कहा कि अब तुम कैपिटल वन में काम कर ही रहे हो, तुम अब एमबीए करोगे, फिर कुछ और करोगे, फिर कुछ और करोगे, फिर 10 साल बाद शायद ये स्टार्ट करोगे, इससे अच्छा तुम भी चलो, तुम भी यूएस छोड़ के आ जाओ, मैं स्पेन से वापस आ रहा हूँ, दोनों मिलके देखते हैं, कुछ करते हैं इस। अच्छा। तो ये हमारे सफर की शुरुआत थी कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी अपने अपने एक्सपीरियंस में, और चाहते थे कि कुछ बेहतर हो। जो अभी तक हो रहा है वो तो सही नहीं है, उससे बेहतर कुछ बनाना है। तो बस यही एक गोल था, और यही एक गोल अभी भी है कि कल से बेहतर होना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। नहीं, आप जो भी काज के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम दैट यू आर एड्रेसिंग, दैट इज वेरी वेरी नोबल मेरे हिसाब से। आपको जरूर, आई थिंक यू गाइज आर गोइंग टू गो प्लेसेस, बिकॉज मुझे और एक बात अच्छा लगा कि हम मेधावियों को बिल्ड करना है, मेधावियों को हम इंकरेज करना है ताकि सोसाइटी बेहतर बनेंगे, राइट। इनफैक्ट मेरा विजन भी ऐसा है कि इवन आई कम फ्रॉम ए बहुत हम्बल बैकग्राउंड, मुझे बहुत सा कठिन सा सीखी मिली थी, जब इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने में भी बहुत मुश्किल हुआ था, सो मेनी थिंग्स। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू आपका प्लेटफॉर्म के बारे में मैं देखने के बाद अच्छा लगा बहुत, लाइक दिस रेजोनेट्स विद सम ऑफ द स्टफ व्हिच आई एम डूइंग आल्सो थ्रू गाइडिंग वॉइस। मेरा यही इच्छा है कि लाइक कम से कम एक व्यक्ति, एक ऑडियंस अगर ये एपिसोड सुन के नहीं तो देख के कुछ बदलाव है तो उसकी जिंदगी में बस मेरा पर्पस अचीव हो गया। उसके हिसाब से मैं प्लेटफॉर्म शुरू किया। और आज आप एकदम सही कह रहे हैं। और वहीं मैं राल्फ वाल्डो एमर्सन की जो कविता की बात कर रहा था, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सक्सेस का मतलब क्या है। तो उन्होंने एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये उनकी एक पंक्ति यही चीज पे है कि मतलब अ लाइफ मेड बेटर, राइट, दैट इज सक्सेस। हाँ, तो आई थिंक जर्नी है। और आप स्पोर्ट्स के बारे में बताए थे ना, लाइक व्हिच इज योर फेवरेट स्पोर्ट? आप क्या खेलते हैं, नहीं तो किसकी इच्छा है आपको? सो अब तो अभी तो बहुत कम खेलता हूँ, बट पहले मैं कॉलेज के टाइम में जैसे मैंने कहा कि मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड में बहुत कुछ सीखा है, तो तब हम बास्केटबॉल खेलते थे, हम लोग बास्केटबॉल टीम में खेलते थे। एंड उसके अलावा मैं फुटबॉल खेलता था कभी कभी। तो बास्केट एंड फुटबॉल वर स्पोर्ट्स जो मैं बहुत खेलता था। उसके अलावा फॉलो में बहुत लगभग हरी स्पोर्ट करता था, बट खेलने में ये दो स्पोर्ट्स काफी खेलता था। और वहीं क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स हैं, आप अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, तो इसलिए जो टीम वर्क की बात होती है या जो मिल के काम करने की बात होती है, जो मैंने कहा कि मैंने बहुत कुछ वहां पे सीखा है rather than in a college या rather than even in the workplace। I think मेरी जो बेस्ट लर्निंग्स रही हैं, बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो उन कुछ लम्हों में रहे हैं। अच्छा। और ज्ञानधन आप कब शुरू किए, कौन से साल में? हम लोग 2015 में ज्ञानधन पे काम करना शुरू किया था। अच्छा, और हम 2016 में प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। 2016 में हमने एक्सिस और एसबीआई के साथ काम करना शुरू किया था। अच्छा। 2021 में हमने एनबीएफसी लाइसेंस भी अर्जित किया था। तो आज की तारीख में हम एक मार्केट प्लेस है। अच्छा। जैसे आपने बताया शुरुआत में, तो होता यही है, अगर कोई बच्चा आता है तो हम उसकी प्रोफाइल के हिसाब से हम ये बताते हैं कि आपके लिए ये बैंक अच्छा है या आपके लिए ये एनबीएफसी अच्छी है, और उसके थ्रू आपका लोन कराते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारी खुद की भी एनबीएफसी है, तो उसके थ्रू हम जो आप समझ लीजिए अपस्किलिंग के कोर्सेज होते हैं, अच्छा, पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, उन सब में भी हम फंडिंग करते हैं। वाह। और ज्ञानधन प्लेटफॉर्म शुरू करने से पहले, राइट, स्टूडेंट्स को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते थे जब वो एजुकेशन लोन्स, खासकर स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते थे? आपके कलीग्स के बारे में, आपके सह विद्यार्थियों के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए, मगर थोड़ा एलाबोरेट कीजिए कि स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। राइट। तो मैं पहले अगेन स्टडी अब्रॉड की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरे को साझा हुआ था ये प्रॉब्लम। तो मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ। राइट। जैसे मैंने कहा कि जब मेरा एडमिशन हुआ, मेरे को लोन मिल गया, बट मैंने सहपाठियों को परेशानी हो रही थी, वो तब फेसबुक ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे
तो उसमें से 3 एग्जांपल्स, आपको 2 एग्जांपल्स बोलता हूँ और एक एग्जांपल मैं अपने एक्स कलीग की बताता हूँ जो उससे 1 साल पहले किसी एमबीए में गई थी। श्योर। तो सबसे पहले जो एक्स कलीग थी उससे जब मेरी बात हुई कि कैसे लोन हुआ है कैसे नहीं हुआ, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैंने प्रॉपर्टी दी थी बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक था, मैंने प्रॉपर्टी भी दी थी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रही थी, पर लोन फंसा हुआ था, मतलब वो ऑफिशियल की स्याही नहीं लग रही थी उस फाइल पे। तो उन्होंने कहा फाइनली उन्हें एक रिश्वत देनी पड़ी थी, अच्छा, वो फाइल करवाने के लिए। अब इसका कोई मतलब बनता नहीं है। पहली बात, जो हमारे सहपाठियों के साथ हुआ उसमें आप समझ लीजिए कि ये था कि आप टॉप कॉलेज एमबीए स्कूल में जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए रफली आपको पूरा खर्चा 1 करोड़ के आसपास बैठेगा। हाँ। अब वो जब इंडिया में किसी बैंक के पास जा रहे थे 2013 में और पूछ रहे थे कि जो हमें लोन चाहिए, तो इंडियन बैंक्स, ज्यादा से ज्यादा इंडियन बैंक्स उनको कह रहे थे कि 7 लाख का लोन मिलेगा। अब 7 लाख का लोन जहां पे आपको 1 करोड़ की आवश्यकता है, अब मुझे नहीं पता कि वो लोन है कि क्या है। तो बात ये थी कि मतलब बिगेस्ट चैलेंज की जो आप बात कर रहे हैं कि भाई लोन ही नहीं है, आप वो तो छोड़ ही दीजिए कि लोन मिलने में क्या कितनी परेशानी आ रही है। जो मैं अपने दूसरे कलीग की बात बताई जिसको सब कुछ होने के बावजूद रिश्वत देनी पड़ी थी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब जब मुझे लोन पढ़ने के लिए लोन चाहिए, वित्त चाहिए, और वित्त ही नहीं है, आप वित्त का मजाक बढ़ा रहे हैं, तो मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही था। और फिर हमने काम करना शुरू किया, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अपने सहपाठियों के साथ देखा, तो और मेरे दिमाग में ये था कि बात यही है कि सबको तो लोन नहीं मिल पाएगा, या सबको सेम अमाउंट का नहीं मिल पाएगा। जो मैंने आपको पहले जमशेद जी की बात बोली, मेधावी, तो मेधावी के हिसाब से सबको अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। पर बात ये थी कि मतलब अगर किसी के पास सारी सामर्थ्य है, जैसे मेरी वही कलीग की बात करूं, तो सामर्थ्य है आपके पास, बट फिर भी लोन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। सही है। तो आई थिंक यही सब चैलेंज थे कि पहले तो वित्त ही नहीं था, और जहां जहां वित्त का चांस भी था वहां पे भी बैंकर या कोई भी एग्जीक्यूटिव करना ही को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको था, क्योंकि देखिए भारत में जितनी भी लेंडिंग हुई है एजुकेशन लोन में, उसमें प्रॉब्लम ये रही है कि एनपीएस बहुत ज्यादा रहे हैं। अब एनपीएस बहुत ज्यादा रहने के बहुत कारण हैं। आपने अगर गलत जगह किसी को पैसा दे दिया है, अब आप भी आज जाके किसी को पैसा दे दीजिएगा बिना कुछ देखा देखी किए, आपका पैसा डूब जाएगा। जितने भी फ्रॉड स्कैम होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आपकी गलती नहीं है, गलती तो आपकी भी है, आप फ्रॉड में आपने भागीदारी की ही है। सिमिलरली आई थिंक पॉइंट इज कि अगर लेंडिंग सही से नहीं हुई है, इसका खामियाजा अगला बंदा को नहीं देना चाहिए। आपने अगर गलत लोन कर रखे हैं एज अ बैंकर, तो आप ये नहीं कह सकते अब कोई सही चीज लेके आया है तो आप कहें कि नहीं हम थोड़ा डीले करेंगे, आप ऐसा करिए, आप बगल वाले बैंक में चले जाइए, आप इस बैंक से मत लीजिए। तो चैलेंजेस बहुत थे फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड हमने जब काम करना शुरू भी किया, हमने जब बैंक से इनिशियली बात भी कर रहे थे, तो सब लोग यही कह रहे थे कि तुम लोग कर क्यों रहे हो ये। बहुत लोग हमें यही कह रहे थे कि तुम लोग ये कर ही क्यों रहे हो, तुम लोग यूएस में काम कर रहे थे, बैंक में काम कर रहे थे, तुम लोग किसी और सेक्टर को पकड़ो, तुम लोग ये सबसे मतलब जो हाई एनपीए सेक्टर है इसको पकड़ के क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आई थिंक चैलेंजेस थे, बट अगेन क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया था, तो हमें पता था कि हाँ ठीक है परेशानी होगी, बट फिर मैं वही कहूंगा कि अगर हम एक जिंदगी बेहतर करेंगे तो हमारे लिए खुशी है, और एक एक करके भरेंगे सागर कभी ना कभी। और आप पिछले 10 साल में 8,000 करोड़ की एजुकेशन लोन फैसिलिटेट कर चुके हैं। वो तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे हिसाब में। अब हम बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अब कौन सी स्ट्रैटेजीज और इनोवेशंस की है जो आपकी ग्रोथ को इतनी तेजी की है? सो आई थिंक देखिए, हम 2-3 चीजों को हमने शुरुआत में ही ध्यान दिया था, और उसी कारण से हम, जैसे आप बाजार की बात कर रहे थे कि मार्केट प्लेस किया था, तो सबसे पहले चीज तो हमने ये डिसाइड की थी जयनेश और मैंने, और फिर जब हम लोग ने इनिशियल टीम बनाई थी कि देखिए आप कह सकते हैं कि हम भी एक एनबीएफसी बना लेते हैं और हम भी लोन करना शुरू कर देते हैं, पर यदि हम एनबीएफसी बनाएंगे तो हमें जो लोन देगा आगे से, हमारा रेट इतना ऊंचा होगा कि हम स्टूडेंट को कम रेट पे लोन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने पहले ही ये मन बना लिया था कि एक तरह से मार्केट प्लेस बनाना बेहतर है, कि क्यों ना हम बैंक्स के साथ काम करें, क्यों ना हम उन एनबीएफसी के साथ काम करें जो इसमें ऑलरेडी काम कर रही हैं।
बट उनको उनको और बेहतर कर पाए। राइट। उनके साथ परेशानी अगर उनकी ये है कि उनका ऑपरेशंस में ज्यादा खर्चा लगता है, या उन्हें बच्चे सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, या उनको पता नहीं चल पा रहा है कि इनको लोन देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए, तो क्यों ना हम ये सब चीजें बनाएं। सबसे पहले तो हम जब बैंक्स के पास गए थे, हम अपना एक ज्ञानधन स्कोर लेके गए थे, जिसमें हमने बैंक्स को ये बताया कि आप अगर हमें एक बच्चे की प्रोफाइल देंगे तो हम बता पाएंगे कि उसकी क्या चांस है कि उसको एक पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल पाए। तो अगर 2 बच्चे सब समझ लीजिए, जो मैं स्कूल की बात कर रहा था, आईएससी जा रहे हैं, उन दो का बैकग्राउंड डिफरेंट है, उन दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो क्या दोनों को सेम दर पे लोन मिलना चाहिए? शायद नहीं, हो सकता है एक को लोन ना भी मिले, पर वो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि फ्यूचर में किसकी जॉब लगने की चांस ज्यादा है। अच्छा। तो सर्वप्रथम तो हमने ये मॉडल बनाया था, और उसके बाद दूसरा चीज जिसके कारण हमें थोड़ा फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रोथ वाज कि हमने बहुत क्लियरली ये डिसाइड किया था कि हम बस लीड जनरेशन का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म होता ये है कि जैसे हमने अभी वेबसाइट बना ली, खोल ली, आप अपना नंबर डाल दीजिए, अब मैं आपका नंबर 10 जगह भेज दूंगा, अब आपको 10 कॉल्स आ रही हैं, और जब कभी किसी से लग जाएगा तो हमें लोन मिल जाएगा। हमने ये निर्धारित किया कि मतलब प्रॉब्लम तो आपकी लोन मिलने की है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, चाहे मेरा बैंक नहीं भी है या मेरी एनबीएफसी नहीं भी है, बट यदि मैंने आपका डिसाइड किया कि आपका एसबीआई से लोन करवाना है, या आपका अवान से लोन कराना है, या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन कराना है, तो मेरे को पूरा एंड तक लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरे को सारा प्रोसेस में आपके साथ रहना पड़ेगा, राइट। तो वो एक चीज हमने बहुत किया था। उसके लिए फ्रैंकली स्पीकिंग हमने दोनों चीजें की हैं जो आज की डेट में आप कहिएगा AI/ML या टेक्नोलॉजी, उसका भी काम फायदा लिया है, और जहां जहां पे हमें जरूरत थी कि हमें एक्चुअली जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, हमने वहां पे भी जाके काम किया है। क्योंकि जस्ट आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि मतलब हमने जब पहले साल काम करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि ठीक है, अगर यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल है जैसे अगर, तो अब आप वीक के दौरान तो आप जा नहीं पाएंगे कहीं बैंक पे, और वीकेंड पे बैंक बंद होता है, और वीक में अगर आपने एक दिन छुट्टी ली भी 3 घंटे की, आप बैंक गए, अब जहां बैंक में जाके अगर आपको डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया या कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो अब आप फिर से एक और छुट्टी लीजिएगा, राइट। तो इसीलिए हमने जहां जहां पे टेक की इन्वॉल्वमेंट, टेक चाहिए था कि मॉडल बनाए, जहां जहां पे कि आपको एक तरह से एक चेकलिस्ट दी जाए, वो सब काम किया हमने कि हर बैंक के अकॉर्डिंग आपको एक चेकलिस्ट मिले। और जहां जहां पे हमें ये जरूरत लगी कि क्यों ना हम आपके घर पे आके आपसे डॉक्यूमेंट लेके बैंक में सबमिट करें। अच्छा। राइट। तो आपकी चेकलिस्ट भी हम सॉर्ट कर रहे हैं, बैंक में भी हम सबमिट कर रहे हैं, तो आपको फाइनली जाना पड़ेगा एक बार जब भी आपकी केवाईसी की जरूरत होगी, पर आपको ये दिन भर के धक्के खाने की जरूरत नहीं। राइट। तो हमने टेक का भी काम किया, और जहां पे जरूरत थी और भी चीजों करने की, वो काम किया। तो आई थिंक कस्टमर को क्या चाहिए उसके लिए हमने बहुत कुछ काम किया है। अच्छा। और जो भी चाहिए वो हमने काम करने की कोशिश की है, और वही काम हम निरंतर कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करने की बात है, जैसे आपने कहा कि 80,000 करोड़ करना है जल्द ही, तो उसके लिए बहुत लंबा सफर है। पर अगर हम यही करते रहे कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से हम काम करते रहे, तो निश्चित तौर पे हम जो भी इनोवेशन है वो कर लेंगे। और आपका प्रोसेस में बहुत सारा ऑलमोस्ट 95% इज ऑनलाइन। वो स्टूडेंट्स कैसे रिसीव किया था बिकॉज अगर ऑनलाइन है तो एक प्रोसेस, आजकल बहुत सारा फ्रॉड्स चल रहा है एंड ऑल, राइट। अब ट्रस्ट कैसे निर्भर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के कम्युनिटी में या पेरेंट्स कम्युनिटी में? हाँ, तो देखिए इसमें भी थोड़ी जर्नी की बात है, क्योंकि ट्रस्ट तो आपने जैसे बहुत सही शब्द बोला कि ट्रस्ट सबसे बड़ा गेम ही ट्रस्ट का है। सही है। और ट्रस्ट बिल्ड करने में तो टाइम लगता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ये दूंगा कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमें, आप समझ लीजिए, अगर 100 कॉल आती थी अगर, या 100 कस्टमर से बात होती थी, तो उसमें से आप समझ लीजिए लगभग 90 कस्टमर्स ऐसे होते थे जिनका हर जगह से लोन रिजेक्टेड होता था। अच्छा। हाँ। क्योंकि आप समझ लीजिए कि कोई नया ज्ञानधन आया है, उन्हें पहले हर जगह जहाँ पे उन्हें एक ब्रांच दिख रही है या जहाँ पे उन्हें एक बिल्डिंग दिख रही है, वो वहां पे पहले जाते थे, फिर जब वहां पे कुछ नहीं हो पा रहा है, फिर वो कहते थे चलो अब यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा। और उसमें भी पहले शुरुआत के केसेस में तो मुझे काफी पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन हुई है जब मैंने शुरू में कॉल्स की है। पेरेंट्स कहते थे कि आप भाग तो नहीं जाओगे या ये फ्रॉड वाला तो सीन नहीं होगा।
और मेरा सिंपल सा सवाल पेरेंट्स को यही रहता था कि सर पहली बात तो मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा, मैं आपको पैसा दिलवा रहा हूँ। बट आपका पॉइंट सही है कि मतलब ट्रस्ट की बात है, बट आई थिंक वो ट्रस्ट, देखिए मैं कुछ कह तो नहीं सकता कि जिससे ट्रस्ट आप में आप बिल्ड हो जाएगा। यही चीज है कि बस हमें काम करते रहना पड़ेगा और मतलब लग के काम करते रहना पड़ेगा। अब उसमें जहां जहां पे प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होगी वहां ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि कस्टमर को अगर मैं ना बोलूं तो कस्टमर उतना दुखी नहीं रहेगा जितना कि अगर कस्टमर को आप टंगा के रखिएगा, जिसको मैं कहूंगा, ठीक है ना। आप झांसा देते रहिए कस्टमर को तो कस्टमर उससे फ्रस्ट्रेट होगा। तो हमारी चेष्टा यही रही है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए, जहां पे नहीं हो पा रहा है वहां पे क्लियरली बोल पाए और फिर देखें कि कैसे उसको बेहतर कर पाए। तो उससे होता ये है कि मतलब अब 10 साल से काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ लोगों में ट्रस्ट आ रहा है। अब आज की तारीख में ये नहीं होता है कि अगर 100 कॉल आती है तो उसमें से 90 केस ऐसे होते हैं कि हर जगह से रिजेक्ट है। आज की तारीख में बहुत लोगों को समझ लगती है कि हाँ ये हमें बेस्ट लोन लेके दिलाएंगे, तो रादर देन हम पहले 4 लेंडर के पास जाएं, हम पहले इन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि हमें 4 जगह के धक्के ही नहीं खाने पड़ेंगे। हम एक ही जगह काम करेंगे या 2 ही जगह काम करेंगे और वहीं से हमें लोन मिल जाएगा। तो देखिए ये तो टाइम की बात है और मेरा भरोसा है कि हमारी टीम ठीक से काम करती रहेगी तो इवेंचुअली और ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा। बट हाँ मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ट्रस्ट का एक ही आंसर है कि मतलब आप काम करिए, आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, डट के काम करते रहिए, ट्रस्ट अपने आप इवेंचुअली डेवलप होता है। उसमें ये 2-3 चीजें जरूर होती हैं कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आज की तारीख में भी हम जहां मार्केट प्लेस में काम करते हैं तो हमारी पहली कम्युनिकेशन भी जो कस्टमर को जाती है उसमें भी हम क्लियरली कस्टमर को कहते हैं कि आपको हमें कोई फीस नहीं पे करनी, क्योंकि जहां पे हम लोन करते हैं एनबीएफसी में वहां पे तो डिफरेंट मॉडल है, बट जहां पे हम मार्केट प्लेस का काम करते हैं वहां पे हम कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो हम कस्टमर्स को क्लियरली कहते हैं कि यदि आपको प्रोसेस में कहीं भी समझ लग रही है, कहीं भी कोई भी बोल रहा है कि आपको ये पैसा देना है एक्सेप्ट फॉर द बैंक, तो मैंने आपको अगर बोला एसबीआई पे जाइएगा, अगर एसबीआई का प्रोसेस पे भी हमने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये खर्चा है, अगर आपको उसके अलावा कोई भी खर्चा बोल रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उसे एड्रेस करेंगे। राइट तो चेष्टा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अवगत करा दे कि वो किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। राइट क्योंकि होता यही है कि लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राइट तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी में हम लोग क्लियरली पहले कम्युनिकेशन में कस्टमर्स को बोलते हैं कि हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं इस प्रोसेस के लिए। राइट और हम एडटेक और फिनटेक के बारे में बात करेंगे। आजकल तो वो बज़वर्ड्स है, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ये सच है या बस हाइप है, और अगली 5 सालों में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज कहाँ देखते हैं आप? तो देखिए बस मतलब हाइप का तो एडटेक का तो मतलब हाइप हुआ था, उसके बाद बस भी हुआ था। तो आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता कि एडटेक का अभी कोई हाइप है उतना। इफ एनीथिंग एडटेक को काफी बुरी नजरों से देखा जा रहा है। आप जितनी बुरी नजरों से देखा नहीं जाना चाहिए। पर देखिए अगेन मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि एडटेक हो चाहे फिनटेक हो, मतलब मेरी समझ यही है कि एडटेक में जब तक एड नहीं है या फिनटेक में जब तक फिन नहीं है, अगर आप फाइनेंस फर्स्ट है या आप एजुकेशन फर्स्ट है तो बिजनेसेस चलेंगे। यदि आप बस एक जामा पहनाना चाह रहे हैं तो कभी ना कभी निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिनटेक ने बहुत क्रांति लाई है देश में। अब आप यूपीआई की बात कर लीजिए, कहने को फिनटेक ही है एक्चुअली। राइट तो टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस लाए हैं, लोगों को बहुत चीजों की एक्सेस मिला है जो पहले नहीं था। अब आप ही समझ लीजिए कि हम आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी के कारण ही लोगों को मिल पा रहा है। राइट तो टेक्नोलॉजी का फायदा बहुत है। जहां तक बात बची, आप कह रहे हैं 5 सालों में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज कहाँ देखते हैं, तो जहां तक एडटेक की बात आएगी तो मतलब मेरे अब 5 साल में, आज की तारीख में तो एआई इतनी तेज रफ्तार से प्रगति हो रही है कि मतलब कहना मुश्किल है कि 5 साल में क्या क्या हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से 5 सालों में एटलीस्ट सबसे बड़ा चीज ये होनी पड़ेगी कि मतलब
जिसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब rather than यूनिवर्सिटी का 4 साल का डिग्री एंड उसके बाद 2 साल का और डिग्री, उसके बाद 2 साल की और डिग्री, आई थिंक देयर विल बी सम एडटेक्स, कुछ एडटेक्स होंगी जो अच्छे से ऑन द जॉब ट्रेनिंग के सॉल्यूशंस बनाएंगी, और वो ज्यादा रेलेवेंट होगा कि लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आजकल काफी वोग में है, वो ये है कि जिसमें एडटेक और फिनटेक का एक तरह से समावेश होगा, कि आप समझ लीजिए कि एक्सपोर्टिंग इंडियाज क्या कहते हैं ह्यूमन कैपिटल टू द वर्ल्ड। अच्छा। इसका मैं अब आप एग्जांपल देखिए कि मतलब जैसे कल ही जो प्रधानमंत्री का जापानीज दौरा था, उसमें अनाउंस हुआ कि एक्सचेंज हो गई, ये है वो है। अब देख लीजिए जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे हेल्थ केयर की बहुत कमी का इशू है। तो द क्वेश्चन विल बी कि अपॉर्चुनिटीज अबाउट कि जो यहाँ से नर्सिंग डिग्री कर रहे हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग का एजुकेशन कर रहे हैं, वो वहां जाके सर्विस प्रोवाइडर्स बने। तो आई थिंक वो जो है कि हाउ डू वी एक्सपोर्ट द ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, नॉट जस्ट द अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, द स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल टू सॉल्व की रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा, जहाँ पे पहली बात तो जैसे अगर नर्सिंग के एग्जांपल लूं तो उनको उस कंट्री के लिए अपस्किलिंग कैसे करवानी है, और उसके लिए उन्हें जो फाइनेंसेस चाहिए वो कैसे प्रोवाइड करने, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जो हमें दिख रही है। राइट। और अंकित जी, हम अगर बात करें तो शहरों में, मतलब टियर 1 शहरों या मेट्रो सिटीज में लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होता है, उन सिविल स्कोर मेंटेन करना और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में बहुत सारा नॉलेज रहता है, राइट। अगर आप जो काम कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 शहरों में, ज्ञानदान तेजी गति से ग्रो कर रहा है। इन रीजन्स के स्टूडेंट्स को कौन सी चैलेंजेस, चुनौतियां होते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपके पिछले सवाल को लेके आऊंगा जिसमें आपने कहा था एडटेक और फिनटेक, राइट। तो मैं वही कहूंगा कि जब टेक आ गया है तो आज की तारीख में टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 में कोई भेदभाव है ही नहीं। टियर 3 का छात्र भी उतना ही जिज्ञासु है जितना टियर 1 का होगा। शायद टियर 3 का छात्र और जिज्ञासु हो और चीजें देख पाए। तो पहली बात तो ये है कि आप, एंड इसलिए आपने जो इनोवेशन की बात की, पहली बात तो ये है कि आप कितना टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं ताकि आप टियर 2 और टियर 3 में वो सवाल सॉल्व कर पाए, वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टेक को प्रॉपर यूज करके, ये जैसे हमने टूल्स बनाए हैं अपनी वेबसाइट में, एंड अगेन क्योंकि वो वेबसाइट है तो कहीं पे भी खुल जाएगी जियो के कारण एंड बाकी प्रोवाइडर्स के कारण, तो आप कहीं पे भी उन टूल्स को यूज करके ये समझ सकते हैं कि मेरे को किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, कहाँ पे क्या क्या मेरे को करना है एडमिशन के लिए। हमने अभी हाल फिलहाल में कंसल्टेंट मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास हमेशा से ये सवाल आता था कि बच्चे आते थे, कहते थे कि हमें काउंसलिंग चाहिए, हमें एडमिशन करना है, एडमिशन आप करा दीजिए। हम एडमिशन का काम नहीं करते हैं, राइट। बट वहीं पे हमारे पार्टनर्स होते थे जो कंसल्टेंट होते थे, जो एडमिशन का काम करते थे। तो हमने इसी महीने हमने लॉन्च किया है कंसल्टेंट मार्केट प्लेस। हमने कहा कि अगर आप समझ लीजिए पटना से कोई बच्चा है, राइट, उसको अगर कनाडा जाना है, अब यहाँ तो उसको पटना में कोई कंसल्टेंट मिले ना मिले, अगर वही चीज उसको कोई हैदराबाद में बैठा कंसल्टेंट केटर कर सकता है और उसको सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो क्यों ना होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो चीजें हम कर रहे हैं, दिस इज रियली टुवर्ड्स की, मतलब कैसे एक जो आपने एक सवाल पूछा था अराउंड, जिसमें मैंने आपको बोला था इक्वालिटी, ड्रीम, आपने ड्रीम पूछा था, तो मैंने कहा था इक्वालिटी। तो आई थिंक कैसे ट्रूली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स नहीं बट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी, कैसे सबको एक समानांतर क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आई थिंक यही है। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली कि जहां टियर 2 टियर 3 में हम बहुत जगहों पे अपना फीट ऑन स्ट्रीट भी रख रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अगेन हमें एक सोसाइटल भी हिसाब से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि चाहे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं बट पेरेंट्स को भी सवाल होते हैं, और आज की तारीख में तो पेरेंट्स भी काफी टेक सेवी हैं, बट बहुत बार होता है कि पेरेंट्स को सवाल होते हैं और वो इन पर्सन मिलना चाहते हैं।
तो इस कारण से बहुत टीयर 2 टीयर 3 एरियाज में हम लोग या फीट ऑन स्ट्रीट भी हम कर रहे हैं, और वहीं हमने अनाउंस भी किया था कि हमारा इंटेंशन है और टीयर 2 टीयर 3 में रहने का। पॉइंट ये है कि आप अगर किसी टीयर 2 सिटी में हैं और वहां पे पेरेंट्स को जरूरत है और उन्हें किसी से बात करनी है, तो ऑब्वियसली वो हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, बट कभी कभी अगर उन्हें पहले ट्रस्ट, जो आपने ट्रस्ट की बात बोली, अगर ट्रस्ट बनाने के लिए उन्हें किसी से मिलना है तो उन्हें वो बंदे से बात या वो उस एम्प्लॉई से मिलके अगर वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो वो हम करना चाहते हैं। उन्हें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो हम करना चाहेंगे। अच्छा, अच्छी बात। और अब तक तो बहुत शानदार और अद्भुत बातचीत रही है, और हम एपिसोड थोड़ा और दिलचस्प बनाएंगे, यानी कुछ मसाला जोड़ेंगे कि दूसरा रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करने का समय आ चुका है। अगर आप तैयार है तो दूसरा रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके। ओके, मेरा पहला सवाल, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहां क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उधर? ज्ञानधन के लिए आप पूछ रहे हैं ना? नो, इन जनरल। इन जनरल आई थिंक टफ है मेरे लिए कहना, टू बी ऑनेस्ट, बट मैं मतलब अभी दिमाग में दो ही चीजें आ रही हैं। एक चीज आ रही है डू द राइट थिंग, और एक चीज आ रही है कि जो आपने पहले सवाल पूछा था, प्रोग्रेस। जो मैंने कहा कि कल से बेहतर होना चाहिए। राइट, वो तो बहुत पावरफुल चीज है। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? आई थिंक मैं अपनी वाइफ का ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में परेशानी नहीं चाहिए, तो मैं अपनी वाइफ पे डेट करना चाहूंगा। That's a safe escape. और यदि आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो अब क्या नियम बनाओगे आप? आई थिंक टाइम एडहेरेंस। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बहुत सा बैड तरीका का प्रोजेक्शन हो रहा है आजकल, बिकॉज मोस्ट इंडियंस आर लेट टू द मीटिंग्स। और मैं पिछले हफ्ते एक आर्टिकल पढ़ा था, लाइक जब लोग 5 मिनट बोलते हैं इट इज मिनिमम 30 मिनट्स, जब लोग 10 मिनट बोलते हैं मिनिमम 1 घंटा होता है। नहीं, तो एक्चुअली इसका मेरे पास उपाय यही होता है कि जब मैं जैसे फोन पे बात कर रहा होता हूँ और कोई किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात करता हूँ और कहता है सर 5 मिनट पहुंच रहा है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि घड़ी के 5 मिनट कि आपके 5 मिनट। तो फिर ये सवाल पूछता हूँ तो ज्यादातर टाइम में मेरे को आंसर तो उसी समय मिल जाता है, क्योंकि मैं उससे बस सीधे सवाल यही पूछता हूँ कि घड़ी के 5 मिनट से आप आ रहे हैं कि आप अपने 5 मिनट के हिसाब से आ रहे हैं। सुपर। और एक शब्द जो ज्ञान धन का मिशन डिफाइन करे इन वन वर्ड। इक्वालिटी। ऑसम। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे अंडररेटेड स्किल क्या है? मेरे हिसाब से पेशेंस। ओके, या, और मैं भी बिलीव करता हूँ पेशेंस। और अगर ज्ञानधन ना होता तो आप क्या करते थे? आई थिंक इट विल बी इन स्पोर्ट्स इफ आई एम नॉट। जैसा मैंने आपको बोला, मैंने एमबीए तो स्पोर्ट्स में कुछ स्टार्टअप करने के लिए ही की थी, करने की मंशा सही गया था। तो चांसेस आर हाई कि यदि ज्ञानधन नहीं कर रहा होता तो मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर रहा होता, ट्राई। राइट। और एजुकेशन लोन्स के बारे में एक मिथ जो आप तोड़ना चाहते हैं? दो मिथ्स एक्चुअली इसमें, क्योंकि मैंने बाकी वालों में आपको टाइम नहीं, तो मैं आपको दो मिथ्स तोड़। ठीक है, बताइए। एक आई थिंक एक मिथ में सो टू स्पीक क्या कहते हैं, जो वेल ऑफ फैमिलीज से होते हैं उनके लिए उनका मिथ तोड़ना चाहूंगा, बिकॉज होता ये है मिथ कि मतलब हमें तो चाहिए ही नहीं लोन, हम तो खुद का ही फंड कर देंगे। एक्चुअली व्हिच इज करेक्ट, इट्स नॉट नेसेसरली अ मिथ, बट इशू ये है कि मतलब आपको एटलीस्ट आज की तारीख में जो टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जो कैश फ्लो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से एक्चुअली एजुकेशन लोन्स आर मच मोर बेनिफिशियल देन स्पेंडिंग योर ओन मनी। मतलब अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आपको एक्चुअली एजुकेशन लोन लेना चाहिए। शायद प्लानिंग आपकी शायद बेहतर होगी। ऑब्वियसली आपके रिस्क लेवल पे डिपेंड करेगा, बट मतलब बहुत चांसेस है कि एजुकेशन लोन लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो एक तो ये मिथ तोड़ना चाहूंगा। दूसरा मिथ मैं ये तोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये मैंने काफी बार देखा है कि और ये मिथ बस
मतलब हर लेवल पे है। मतलब आप, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है, जैसे बिहार में अगर लोगों से बात कर रहा होता हूँ, या किसी 10th 11th में किसी से बात कर रहा होता हूँ, किसी के पेरेंट्स से जिसके बच्चे 10th 11th में हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हम तो इसको इंजीनियरिंग हम उसको पढ़ा नहीं रहे साइंस, क्योंकि फिर साइंस करके भी इंजीनियरिंग करेगा कैसे करेगा, पैसा नहीं मिल पाएगा। तो एक मिथ बहुत ज्यादातर जनता में ये होता है कि एजुकेशन लोन मिल नहीं पाएगा या बहुत मुश्किल है। मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगा, बट हमने काम करना इसलिए ही शुरू किया था, उसको आसान करने के लिए। तो वो जो एक मिथ है कि लोन नहीं मिलेगा, वो एक मिथ मैं तोड़ना चाहूंगा कि आज की तारीख में बहुत लेंडर्स हैं, और हम काम ही इसलिए कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो यदि आपको हायर एजुकेशन करनी है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, आप जब 11th 12th में है या 10th में है, आप अपना डिसीजन उस बेसिस पे मत लीजिए कि भाई, और पेरेंट्स के लिए ये है कि मतलब कि अरे 3 साल बाद 4 साल बाद बच्चे को लोन तो मिल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ होगा जो उसके लिए बेहतर है, जिसमें वो बेस्ट है, आप अपने बच्चे या बच्ची को वो करने दीजिए। नाइस। और आपका फेवरेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कौन सा है? मेरे लिए तो यूएस है। मतलब आज की तारीख में ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस हैं, पर यदि मैं एंड इसका आंसर बहुत लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, बट आप मेरे से पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए आई थिंक एवरीथिंग सेड एंड डन, मतलब यूएस इज द प्रीमियम प्लेस। मतलब आई थिंक द टॉप यूनिवर्सिटीज आर द प्लेस जहाँ पे बेस्ट ऑफ द लॉट आता है, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स होंगे, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज होंगी। देयर विल बी अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स, मतलब वो संगम है, तो वहां जाने की एक अलग ही बात है। और आखिरी सवाल, ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? इन्वेंट तो मैं शायद नहीं करूंगा, मोर देन टाइम ट्रैवल। आई थिंक मेरे पर्सनल के लिए तो आई थिंक आई प्रेफर टू अंडरस्टैंड जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड रीडिंग। गुड वन, बहुत अच्छा लगा ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में। और फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। आज का आखिरी सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सो आज ही एक्चुअली हमारी एक एम्प्लॉई है जिन्होंने आज उनका लास्ट वर्किंग डे था, वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो उनके साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो मैं सेम चीज दोहराऊंगा जो उनके साथ डिस्कस हो रही थी कि एआई आएगा और भी बहुत कुछ आएगा, चीजें ऊपर नीचे होंगी। सलाह देने की तो मेरी अभी वो नहीं है, पर अगर मैं कुछ भी सलाह दे पाऊं तो मैं यही कहूंगा कि आप, मतलब इंटेलिजेंस का कोई वो, इंटेलिजेंस इज नॉट अ यूनिटरी थिंग या वन वेक्टर थिंग, नहीं। आई थिंक इट्स नॉट लाइक इंटेलिजेंस इज एन commodity, but there is no one variable on intelligence. Intelligence could be in multiple different facets. So the point is कि आपको पहले समझना है कि what are you good at, and that is your pursuit of life. कि आप वो figure out कीजिए कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हैं, and once you figure that out, then there is no substitute for hard work. Yeah. मतलब you might be the most intelligent, but मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 7 बिलियन है पॉपुलेशन के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही, आपके जैसे प्रॉब्ली 50 और लोग होंगे अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट है तब भी। तो जब वो हो गया तो फिर इंटेलिजेंस हैज बीन नलिफाइड, अब उसके बाद हार्ड वर्क कम्स इनटू प्ले। बट द फर्स्ट थिंग इज फिगर आउट वेयर यू आर गुड एट, रादर देन ट्राइंग टू फॉलो समवन एल्स हु इज डूइंग कंप्यूटर साइंस या समवन एल्स हु इज डूइंग अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज की डेट में फिगर आउट व्हाट एक्साइट्स यू, एंड देन वंस यू फिगर दैट आउट, देन गो ऑल इन, देन डोंट लुक बैक। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया एडवाइस है। और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके रैपिड फायर सवालों ने काफी परेशान किया, बट हाँ, रैपिड फायर राउंड हम आप गेस्ट का पर्सनालिटी के लिए मालूम करने के लिए हम ये रखते हैं, और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज भी आते हैं जो आप ये जैसा। एंड मैं तो थोरली एंजॉय किया कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और फिर से आपको हमारे प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वंस अगेन. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड अंकित मेहरा जी के साथ. ही इज ए को-फाउंडर ऑफ ज्ञानधन, विच इज एजुकेशन फाइनेंसिंग मार्केट प्लेस. आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं और उनका कंपनी वेबसाइट का डिटेल्स भी शो नोट्स में देख सकते हैं. एंड आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है ना, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. और आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए. शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद इन एडवांस. तो दोस्तों, आज हम सुनते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में. आज का सामान्य ज्ञान एजुकेशन लोन्स के बारे में, मैं एजुकेशन लोन्स का हिस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ. और पहला फैक्ट ये कि एजुकेशन लोन्स स्टार्टेड इन 13th सेंचुरी. शैक्षिक लोन का कॉन्सेप्ट पहली बार 13वीं सेंचुरी में पेरिस यूनिवर्सिटी में से शुरू हुआ था. और उस समय अमीर लोग छात्रों की पढ़ाई के लिए पैसे देते थे और बदले में छात्र बाद में उनकी मदद करते थे या अपनी कमाई का एक हिस्सा देते थे. और इसे उस समय लोन नहीं कहते थे, बल्कि वे एक तरह का इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट था. और दूसरा फैक्ट है कि मॉडर्न स्टूडेंट लोन प्रोग्राम ये 1840 में यूएस में शुरू हुआ था. राइट. सो पहला मॉडर्न स्टूडेंट लोन प्रोग्राम 1840 में अमेरिका का हार्वर्ड लॉ स्कूल में शुरू हुआ था. और शुरू में ये लोन बिना ब्याज मतलब बिना इंटरेस्ट के होते थे और सिर्फ कुछ गिने चुने योग्य छात्रों की मदद के लिए बनाए गए थे. और आज वही आइडिया पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है. राइट. सो दैट इज द थिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लोन्स. और आपको भी और थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें अगर कुछ पता है तो एजुकेशन लोन्स के बारे में मुझे बता दीजिए. अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हो तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्पॉटिफाई में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हो. तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं. और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, अगर आपको कोई सजेशंस है या अगर आपको कोई आइडियाज है और अगर आपको किसी को हमारे मेहमान करके बुलाने चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com. और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हम सफर. यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद. तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.